हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजी जीआरसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 70 हल करेंगे, जिसमें हमारा टेस्ट पेपर नंबर 14 होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर सभी प्रश्न आधारित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 70। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए बाधक मानती है। तो मुझे लगता है इन ऑप्शनों को देखने के बाद सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अराजकतावाद। ठीक है, क्या हो जाएगा अराजकतावाद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा आबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। प्रश्न का निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो कथन है आपके बोदा जी का है। किसका है? बोदा जी का। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीन बोदा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए, जीन बोदा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है। तो समता, ठीक है, यानी कि समानता का जो विचार है इन चारों में से किसमें क्या है कि व्यक्त नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिक वो ओगलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एरिक ओगलिन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि फांसीवाद ने निम्नलिखित में किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया है। तो फांसीवाद ने इन चारों में से किस सिद्धांत को अस्वीकार किया है। तो वह सिद्धांत है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिकार एवं स्वतंत्रताएं जो है, इसको फांसीवाद ने स्वीकार नहीं किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्थता अधीनस्थता निम्नलिखित में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है। तो व्यक्ति की राज्य के प्रति जो अधीनस्थता है, इन चारों में से किसके प्रति क्या है? अनिवार्य विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का हमारा देखिए ऑप्शन डी होगा, फांसीवादी सिद्धांत। ठीक है, किसकी विशेषता है? अनिवार्य विशेषता। आपके ऑप्शन डी हो जाएगा फांसीवादी सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा है, मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे सघनता से जुड़ी है। इन चारों में से मार्क्सवादी चिंतन में, ठीक है, जो प्राधान्य संकल्पना होती है, किससे सघनता से, यानी ये सबसे ज़्यादा जुड़ी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ए ग्रामसी। ठीक है, किसके साथ सघनता के साथ जुड़ी है? ए ग्रामसी के साथ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ग्रामसी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें कि नव उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। यानी कि जो नव उदार है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि किस पे बल देता है। प्रश्न नंबर 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजार दक्षताओं को राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देना, ये नव उदारवाद, ठीक है, इस पे अधिक बल देता है। तो ऑप्शन इसका हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 नंबर का देखिए प्रश्न कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 का है कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? तो नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, विधि की बाध्यताओं का अभाव। ठीक है, विधि की बाध्यताओं का जहाँ पे अभाव होता है, वहीं पे क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 9।
थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक के आधार पर व्यक्त करता है। तो किसके आधार पर व्यक्त करता है, तो वह जो है आपका कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय, ठीक है, इसके आधार पर व्यक्त करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता। इन चारों में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता, तो वे हमारे F.W. नित्से हैं। कौन है, F.W. नित्से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 11 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि प्रतिनिधिनात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है। तो अच्छा प्रश्न है 11 नंबर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जे सुम्पीटर, ठीक है, जे सुम्पीटर यानी कि ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों का आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अभी तक अब हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 12 नंबर का प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है। तो इन चारों में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का जो प्रतिपादक नहीं है चारों में से, तो वह है आपका जेरेमी बेंथम, ठीक है। जेरेमी बेंथम जो है वह नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है। बाकी थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस जेफरसन, ये तीनों हैं आपके, जेरेमी बेंथम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जेरेमी बेंथम। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर देखिए, कह रहा है 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है। तो इन चारों में से किसने यह तर्क अपना दिया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है, तो वे हमारे जॉन रॉल्स महोदय हैं, ठीक है। जॉन रॉल्स महोदय ने यह तर्क दिया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है राल्स के अनुसार राल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राल्स का जो सिद्धांत है उनमें जो अधिकार है किस प्रकार से आधारित है, किस पर, इन चारों में से, तो वह उनका जो अधिकार आधारित है वह आपका फल निरपेक्षतावाद पे है। किस पे है, फल निरपेक्षतावाद पे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्गेनथाउ, ठीक है, मार्गेनथाउ के सिद्धांत पर लागू नहीं होता। इन चारों में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि मार्गेनथाउ के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। तो वह सिद्धांत है आपका जो सी कह रहा है कि राजनैतिक यथार्थवाद हित का एक नियत अर्थ होता है, ये आपके मार्गेनथाउ के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है। तो मार्क्स के अनुसार इन चारों में से, ठीक है, किस पर समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है, तो वह है आपका जो बी कह रहा है कि प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसकी कार्य अनुसार देना, यह, ठीक है, मार्क्स के अनुसार क्या है, समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न थोड़े से आपको कठिन समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी पढ़ चुके होंगे तो प्रश्न कठिन नहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। इनमें से किसका युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, पुस्तक है एक तरफ, उसके लेखक है, और बाकी सब गलत होंगे, केवल एक सही होगा। तो इसमें देखिए जो सही है वह आपका देखिए कौन सा है,
इसमें ऑप्शन ए जॉन लॉक, ये लेवियाथन तो है नहीं, ठीक है, ये तो गलत है। बी देखिए जेएस मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये हाँ, तो यही हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है, तो बी हमारा सही है। बाकी हमारा जो तीन है ए सी डी ए हमारे सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसके बारे में यदि हमको देखना होगा, यदि जेएस मिल की बात की जाएगी तो इनकी कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि ऑन लिबर्टी है, सिस्टम ऑफ लॉजिक है, ठीक है, तो ये जीएस मिल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो जो जीएस मिल का इसमें बी दिया है यही राइट भी है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो कि अगले आपको स्लाइड में देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको उन चारों में से बताना है कि यह किसका विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा कथन है। तो देख लेते हैं किसका यह कथन है। तो ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, सी हो जाएगा, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के जो गुरु थे वे प्लेटो थे, ठीक है, कौन, प्लेटो, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सा राजनैतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुत बहुल मतदान की वकालत करता है। कौन सा राजनैतिक इन चारों में से कौन सा ऐसा राजनैतिक विचारक है जो उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है, इनकी बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जेएस मिल, ठीक है, जेएस मिल ऐसा मानते हैं, ठीक है, उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, जेएस मिल। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुता संपन्न है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। व्यक्ति स्वयं में क्या है, अपने मन और शरीर पर प्रभुता संपन्न है, इस यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन आपके जेएस मिल महोदय का है। किसका है, जेएस मिल महोदय का है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जेएस मिल। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। इन चारों में से युग में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम चार्ल्स मेरियम, ठीक है, ये सही सुमेलित है। बाकी जो आपके तीन ए सी डी है ये गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए 23 का भी सही सुमेलित आपको बताना है। तो 23 का जो सही सुमेलित है इसमें देखिए, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉल्स, ठीक है, रॉल्स जो दिया है निर्व्यक्तिगत सर्वोत्तम परिणाम, तो ये रॉल्स का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही सुमेल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 24 में देखिए आप ये भी देखिए, आपको टेस्टी पेज में अधिकतर आपको सुमेल मिलाने वाला प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए इसमें डी हो जाएगा, GW.F. हीगल, ठीक है, GW.F. हीगल, जिनका क्या है सांस्कृतिक अधिकार, ये सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, सॉरी फ्रेंड, सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ी सी इस प्रश्न के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए GW.F. हीगल राज्य को ईश्वर का अवतार मानता है, ठीक है, GW.F. जो है ईश्वर को राज्य को ईश्वर का अवतार मानता है, और हीगल का राज्य सिद्धांत राज्य को एक महानतम प्राणी, एकात्मक तथा एक अतिव्यक्ति सत्ता मानता है, ठीक है। तो ये GF हीगल से संबंधित कुछ तर्क थे, ठीक है। जो GW.F. हीगल थे ये जो राज्य को ईश्वर के अधीन मानते हैं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार इनके द्वारा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। निम्न में से कौन सा एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है।
अच्छा प्रश्न है 25 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन रॉल्स। ठीक है, ये जो इसके जो प्रतिपादक हैं वे हमारे जॉन रॉल्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक अनोलोचित व्यक्तिवाद के एक अनोलोचित समूहवाद में परिवर्तित किए जाने का भय सदैव बना रहता है। यह विचार निम्नलिखित में से किस एक विचारक का है? तो यह विचार जो है किसका है? तो यह जो विचार है आपके जेएस मिल महोदय का है। किसका है? जेएस मिल महोदय का है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि बौद्ध की मान्यता थी कि सार्वभौमिकता नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि से मर्यादित नहीं है। उपरोक्त परिभाषा में विधि शब्द निर्दिष्ट करता है। तो जो आपका विधि शब्द है इन चारों में से किसे सही परिभाषित करता है? 27 नंबर। तो वह जो विधि है आपके मानवीय स्थापित विधि को क्या करता है? निर्दिष्ट करता है, मानव स्थापित विधि को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मानव स्थापित विधि को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है व्यक्ति की स्वपरक और अन्य परक गतिविधियों में किसने भेद किया है? व्यक्ति की स्वपरक और अन्य परक जो गतिविधियां हैं इसमें जो अंतर यानी कि भेद किया है किसने किया है? तो यह आपके जेएस मिल महोदय ने किया है। किसने? जेएस मिल महोदय ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में जेएस मिल से संबंधित से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक विचारक को स्वतंत्रता और समानता का परस्पर विरोधी माना गया है? तो मुझे लगता है इसका आंसर बता सकते हैं आप। तो जो लॉर्ड एक्टन है, ठीक है, लॉर्ड एक्टन है, इन्होंने स्वतंत्रता और समानता का जो परस्पर विरोधी है, ठीक है, इसके जो इस ये विचार है ये मानते हैं कौन? लॉर्ड एक्टन महोदय। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सर हेनरी मैन का राज्य सिद्धांत प्रभावित हुआ था। तो सर हेनरी मैन का जो राज्य सिद्धांत प्रभावित हुआ था वह आपके सामाजिक विकास सिद्धांत से। किससे? सामाजिक विकास सिद्धांत से सर हेनरी मैन का राज्य सिद्धांत प्रभावित हुआ। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है। साम्राज्य विरोधी संघर्ष का स्वरूप था। साम्राज्य विरोधी संघर्ष का स्वरूप था, तो कैसा स्वरूप था? तो बी का जो राइट आंसर हो जाए, सॉरी 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्रारंभ में संवैधानिक और प्रायः अहिंसात्मक। ठीक है, साम्राज्य विरोधी जो संघर्ष का स्वरूप था वह किस प्रकार का था? प्रारंभ में संवैधानिक और प्रायः अहिंसात्मक था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस एक ने मुसलमानों को अंतिम रूप से विश विसंविधित कर दिया और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट बनकर उभरी? ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से किसने मुसलमानों को अंतिम रूप से क्या किया? विसंविधित कर दिया और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट कर उभरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किए गए संघीय प्रावधान ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में प्रावधान किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रावधान था तो इन चारों में से किसके लिए था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन देखिए सी होगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का। ठीक है, कौन सा? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का। तो अगला इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 35 नंबर देखिए ये कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से किन राजनीतिक दलों ने या समूह ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? अच्छा प्रश्न है। किसने कौन कौन से इन चारों में से राजनीतिक दल या कमीशन थे जिन्होंने क्या किया था? आपके जो साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार किया था। तो प्रश्न नंबर 35, तो आइए देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए, हिंदू महासभा तो इसने किया था, ठीक है, हिंदू महासभा ने किया था। दूसरा है जस्टिस पार्टी, तो इसने बहिष्कार नहीं किया था। आपका तीसरा दिया मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है। और पंजाब यूनियनिस्ट्स, ठीक है, यूनियनिस्ट्स ने, सॉरी फ्रेंड्स, पंजाब यूनियनिस्ट्स ने ये किया था, ठीक है। ये हिंदू महासभा और पंजाब यूनियनिस्ट्स ने किया था। बाकी आपके जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग ने नहीं किया था। तो नहीं, मुस्लिम लीग ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है, मुस्लिम लीग ने किया था कि वो जस्टिस पार्टी ने नहीं किया था साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो हमारा ऑप्शन देखिए इसमें एक तीन चार, एक तीन चार, एक तीन चार, तो ऑप्शन एक तीन चार, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक तीन और चार। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रावधान किया गया है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जो है, ठीक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रावधान किया गया है, इसमें चारों में से कौन एक नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 36। तो देखिए, नहीं की बात की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 18 दिया है, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यह आपका सही नहीं है, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 22 में आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जैसे रोक के लिए संरक्षण है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 36 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर देखिए, कह रहा है 37 नंबर का प्रश्न है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे, ठीक है, उसे क्या किया जा सकता है, ये आपको बताना है। 37 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो इन चारों में से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सही प्रकरण नहीं है, कौन नहीं है। 38 नंबर, तो आपका देखिए इसमें डी हो जाएगा, जो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, तो यह आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर। 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, ठीक है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो, यदि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उसकी अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उन इन चारों में से कौन सा उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, प्रश्न नंबर 39। तो उन्हें मत जो, ठीक है, मत बराबरी की अवस्था में क्या करें, मतदान कर सकते हैं, ठीक है। यदि मत क्या हो गया, लोकसभा में लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं उपाध्यक्ष उसकी, यदि वहाँ पे अगर मतदान हो रहा है तो मतदान में बराबरी हो गई तो वे क्या करते हैं, निर्णायक के रूप में अपना मत दे सकते हैं किसी भी को। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर। 40 नंबर देखिए कह रहा है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है 40 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिक्त होने की तिथि से 6 मास के भीतर, ठीक है, कितने दिनों के भीतर, 6 मास के भीतर रिक्ति यदि हो गई है तो उस तिथि से 6 मास के भीतर, ठीक है, रिक्तियों को भर देना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर देखिए कह रहा है प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इजी प्रश्न, प्राकलन जो समिति होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है, ठीक है।
प्राक्कलन जो समिति है, ठीक है, इसका जो सदस्य होते हैं, इसके जो उनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। ठीक है, जब एक व्यक्ति को 2 स्टेट का क्या किया जाए, राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उन्हें क्या होगा, संदेह उपलब्धियां। इन चारों में से कौन सा भत्ता उन्हें उपलब्धियां और भत्ते मिल सकते हैं, ये आपको बताना है 42 नंबर। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इससे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित अवधारित होगा। ठीक है, अवधारित करें। ठीक है, राष्ट्रपति जैसा अवधारित करें कि उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश दें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, इन चारों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन देखिए इसमें आपके 4 हैं, जिसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, यह आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, राज्यपाल होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, यानी कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। तो वह अध्यादेश आपका 123 है। कौन सा 123, यानी कि 123। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर कह रहा है, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं लागू होते हैं। ठीक है, अभी तो ये हट गया है। ठीक है, अभी ये हट गया है तो उतना ये इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। हाँ, ये हो सकता था कि लागू होते थे। ठीक है, लागू होते थे इस तरह से होता तो ये राइट हो जाता। फिर भी देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सभी लोगों को आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर अनुच्छेद 1 एवं 370। ठीक है, अनुच्छेद 1 एवं 370। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 48 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है। तो इन चारों में से किसका जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का, आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा 360 का। ठीक है, ऑप्शन बी 360 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 49 नंबर कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह। ठीक है, तो वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। इन चारों में से भारत के जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। देखिए मैं सारे ऑप्शनों को इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि इससे टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए मैं जो राइट होता है उसे केवल बता देता हूँ। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 51 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है।
तो क्या सही है इन चारों में से? तो इसमें से जो सही है आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, डी। आपका ऑप्शन डी, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, बोडो, ठीक है। जब बोडो और कौन कौन सी भाषा थी? बोडो, संथाली, ठीक है, ये जो भाषाएं सब थी, मैथिली और डोंगरी, बोडो, ये सब थी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? मैथिली, डोंगरी और बोडो, ये जो भाषाएं थी आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और यह कब जोड़े गए थे? 2003 में, जो 52वां संशोधन हुआ था, ठीक है। 52वें संशोधन 2003 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। आपकी कौन कौन सी जोड़ी गई थी? मैथिली, डोंगरी, बोडो, ठीक है। ये आपकी जो भाषा मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, ठीक है, ये आपकी भाषाएं 4 जोड़ी गई थी आपके 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? अच्छा प्रश्न, 52 नंबर। तो वह किस अनुच्छेद में किस संशोधन पूछा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 97वां जो संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ था, उसी के अंतर्गत, ठीक है, क्या जोड़ा गया था? आपकी सहकारियाँ समितियाँ जो शब्द है उसे जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, 97वां संशोधन अधिनियम 2011। 53 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 53, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक है। कौन किसके तहत ये शक्ति है? अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर देखिए, कह रहा है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? अच्छा प्रश्न है 55 नंबर। तो 55 का जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको यहीं पे दिख रहे होंगे, 17वें संशोधन के अंतर्गत और दिया है 71वें संशोधन के अंतर्गत। तो ये दोनों ही हमारे गलत हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे सही नहीं है। आइए देखते हैं और ऑप्शन। तो और ऑप्शन आपके पास है, दो ऑप्शन और है 73वें संशोधन के अंतर्गत। तो हाँ, ये सही है, 73वें संशोधन के अंतर्गत। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 56 नंबर। 56 नंबर देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 56 नंबर। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 57 नंबर का प्रश्न करें, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है उसकी जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है? ठीक है, गृहीत का मतलब हो गया कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची। तो मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं 57 का। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो है सम्मिलित किया गया है, किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो पंचायती राज आपके राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 59 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग जो रिपोर्ट संबंधित है ये केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं उसी से संबंधित आपके जो है ये सरकारिया आयोग रिपोर्ट है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर देखिए, कह रहा है निम्न निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो ये तो प्रश्न पुराना हो गया, ठीक है नहीं, यहाँ पे है नहीं होना चाहिए था प्रश्न में, या था, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, था, ऐसा होना चाहिए था। निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो सभी लोग इसका आंसर मारते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। अभी तो ये आपका 370 हट गया है, तो ये भी आपका जो अलग संविधान था ये हट गया है। हमारा जो पूरे देश में संविधान है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं बी एल बावेल, ठीक है। कौन है? बी एल बावेल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, इन्होंने अकेले नहीं लिखा बल्कि एक और जो कह सकते हैं कि विद्वान हैं, उन उनके साथ में मिलकर लिखा था। उनका नाम था बी.ओ. की, ठीक है, बी.ओ. की और जो बी.एल. बावेल हैं, दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी थी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 62 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 333 है, वह क्या सुनिश्चित करता है? तो वह देखिए, राज्य की विधानसभा में एंग्लो, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है, उससे ही सुनिश्चित करता है आपका अनुच्छेद 333। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है, तो आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। असंलग्नता जो है उसे अनैतिक कहा गया था, किसके द्वारा? तो असंलग्नता को अनैतिक कहने वाले हमारे थे जॉन फॉस्टर डलिस, ठीक है, कौन? जॉन फॉस्टर डलिस। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन फॉस्टर डलिस द्वारा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।